हम पिछले कुछ दिनों से अलग अलग नेताओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो अलग अलग मूवमेंट से संबंधित है। और आज हम बात करने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, जो कि आखिरी मूवमेंट मान सकते हैं आप सही मायने में। इसके पहले हम स्वदेशी, सीडीएम, एनसीएम, सारी मूवमेंट्स और उनके नेताओं के बारे में, उनकी जो भी गतिविधियां थी उनके बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन, जहां पर गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। आज जैसे हमने एनसीएम चालू करी थी और सीडीएम, आज हम फिर से देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट का जो नेतृत्व करा जाता है, महत्वपूर्ण नेता जो होते हैं वो है आपके मोहनदास करमचंद गांधी। ये प्लान बनाएंगे ऑल इंडिया कैंपेन का, ऑल आउट कैंपेन का। आप ये चाह रहे थे कि हम अब अंग्रेजों को बाहर निकाल के रहेंगे, इंडिया से इनको विड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरीका का इनका अप्रोच था। क्योंकि जो क्रिप्स मिशन आया था वो फेल हो चुका था और कोई कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचने की स्थिति आ नहीं रही थी। गांधी जी ने वहीं फिर नारा दिया, अगस्त मीटिंग कहते हैं या अगस्त रेवोल्यूशन भी इसको कहा जाता है। गोवाली टैंक बॉम्बे में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, गांधी जी प्रोक्लेम करते हैं और कहते हैं डू और डाई। पहली बार गांधी जी के मुंह से किसी ने ऐसी बात सुनी होगी जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अहिंसा की बू आ रही थी। ये कहते हैं करो या मरो। और एक क्विट इंडिया मूवमेंट ही एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं वायलेंस हुआ था, अच्छे खासी दोनों तरफ की जाने गई थी, जिसमें कहा जाता है 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जो गवर्नमेंट डेटा है। इनको 9 अगस्त 1942 में अरेस्ट कर लिया गया था। और साथ में आप देखें, जब 1943 फरवरी में इनने 21 दिन का फास्ट रखा था, तो वो इसीलिए रखा था क्योंकि ये वायलेंट जो मूवमेंट हुई थी, इसके बाद कार्रवाइयां हुई थी भारतीयों के ऊपर, और जो भी भारतीय मूवमेंट से संबंधित थे इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे और गवर्नमेंट इन पे एक्शन ले रही थी। उसके प्रोटेस्ट में, उसके खिलाफ ये 21 दिन का फास्ट रखते हैं फरवरी 1943 में। इसके बाद बात करें हम जेपी के बारे में या जयप्रकाश नारायण के बारे में। जेपी के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे, जब इमरजेंसी लगाई जाती है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तब भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको मालूम है 25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू कर देती हैं, तब जेपी अपना टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिससे बहुत सारे यंग लीडर्स और नए नेता जुड़े थे। ये कांग्रेस के सोशलिस्ट ग्रुप के मेंबर रहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मूवमेंट में। राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पौराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयल, गोइंका और अच्युत पटवर्धन, ये सारे लोग भी इसी मूवमेंट से एसोसिएटेड रहेंगे। और इसमें आप देखने वाले हैं बहुत से ऐसे लीडर्स रहेंगे जो अंडरग्राउंड मूवमेंट्स और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को भी अंजाम देने वाले हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में ये भी सपोर्ट दिखाने वाले हैं अपना। चिट्टू पांडे की बात करें तो ये अपने आप को गांधीयन कहलाते थे और एक पैरेलल गवर्नमेंट तैयार कर लेते हैं बलिया में, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है। अगस्त 1942 में ये करते हैं, तो एक पैरेलल गवर्नमेंट शुरू हो जाती है। उषा मेहता की बात करें तो एक्टिवली सपोर्ट करेंगे मूवमेंट को, और एक छोटा सा ग्रुप इनका रहता है जिसमें कांग्रेस रेडियो चलाने वाली है, एक अंडरग्राउंड रेडियो चलाने वाली है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट करते थे मॉडरेट्स को, ये नहीं चाह रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी चीज होनी चाहिए और गांधी जी के प्लान से इतने ज्यादा कन्विंस भी नहीं थे। पर धीरे धीरे आप देखेंगे तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करी जाती है अगस्त 8, 1942 में, और जो नेहरू जी हैं वो इसका सपोर्ट करते हैं। इसके बाद बात आती है सुमति मोरारजी की। ये अच्युत पटवर्धन को हेल्प करेंगे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में, और बाद में आप देखें ये इंडिया की एक लीडिंग विमेन इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाती है। रास बिहारी बोस, जिनको बारे में आपको मैं बार बार बताता आया हूं, ये एक बहरूपीय थे सही मायने में, कि कब भेष बदल लेते थे और कब परेशानी की जगह से निकल जाते थे ये आपको बता ही नहीं सकते। इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का, जो कि मार्च में फाउंड करी गई थी 1942 में, और जून में इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ये जापान में रह रहे थे 1915 से एज अ फ्यूजिटिव, मतलब छुप के ये जापान में रह रहे थे क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे, लेकिन ये अंग्रेजी सरकार को मिल ही नहीं रहे थे। जापानीज फोर्सेस ने जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस काम कर रहे थे उनको एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया था। उनको मोबिलाइज करा जाता है और इंडियन सोल्जर्स की एक टुकड़ी या फिर एक फौज बनाई जाती है। इसमें रास बिहारी बोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैप्टन मोहन सिंह की बात करें तो एक इंडियन सोल्जर थे जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे। आपको पता है कि ब्रिटिश आर्मी में ही हम लड़ा करते थे, ब्रिटिश लोगों की तरफ से ही हम ओलंपिक्स खेला करते थे, क्योंकि हम कॉलोनी थे तो हमारा खुद का कोई राइट था नहीं। तो ये सारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो जापान में थे उन सबको इकट्ठा करते हैं और उनको मोबिलाइज करने का काम करते हैं। हालांकि जापानीज आर्मी खुद इनको परसुएट कर रही थी, जो जापानीज ऑफिसर्स हैं वो भी साथ में काम करते हैं और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको तैयार करने का काम करते हैं। बाद में इनको कमांडर अपॉइंट कर लिया जाता है आईएनए का या इंडियन नेशनल आर्मी का। नाना पाटिल एक रेबेलियन को हेड करने वाले हैं सातारा के इलाके में। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट लीडर है आपके सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि आईएनए आ गया तो सुभाष चंद्र बोस को आना था। ये 1941 के आसपास इंडिया से भागते हैं, 1943 में फाइनली इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर को संभालने वाले हैं और ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देते हैं। आईएनए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में। केजी मशरूवाला
ये दो मिलिटेंट इश्यूज जो हरिजन के हुए थे उनको हाईलाइट करते हैं जब महादेव देसाई को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इन इंसिडेंट्स को या इश्यूज को हाईलाइट करने का काम यही था ताकि ये नेशनल सेंटिमेंट्स को अराउज कर पाए, लोगों के अंदर इमोशंस को जगा पाए। फिर आते हैं सी राजगोपालाचारी और भूलाभाई देसाई। ये पार्टीशन के फेवर में थे और राइट्स ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस सीड कर सकते हैं इसके भी फेवर में थे। अगर वो प्लेबिसाइड करा लें, इंडिपेंडेंस के बाद प्लेबिसाइड होगा, प्लेबिसाइड के बाद मुस्लिम मेजॉरिटी के जो प्रोविंसेस हैं वो सीड कर सकते, इस तरीके की ये सोच रखते थे और इनके हिसाब से पार्टीशन सही था। ये 1942 जुलाई में AICCC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से रिजाइन कर देंगे। सतीश समंता जो कि लोकल कांग्रेस लीडर थे और पहले सर्व अधिनायक थे तमलुक जातीय सरकार के, ये एक रेबेल नेशनल गवर्नमेंट को तैयार करते हैं तमलुक के इलाके में जो कि सब डिवीजन है मिदनापुर का। तो अपनी आप एक गवर्नमेंट तैयार करने का काम सतीश सामंत करते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट जिस तरीके से चिट्टू पांडे ने किया था उस तरीके से ये यहां पर तमलुक के इलाके में करने वाले हैं जो कि मिदनापुर का सब डिवीजन है। और इसी के साथ में जो हमारे क्विट इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण नेता हैं वो भी खत्म होते हैं। हमने इंपॉर्टेंट सारी मूवमेंट्स कवर कर ली हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन में और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।